तो हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1। ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी से। और इस चैप्टर का हमारे पास नाम है सेट्स। तो सभी बच्चे बहुत आराम से, बहुत ही ज़्यादा प्यार से इस चैप्टर को समझेंगे, क्योंकि ये पूरा चैप्टर डेफिनेशन बेस्ड है। ठीक है ना, कोई फॉर्मूला वगैरह कुछ नहीं है इसमें, डेफिनेशन बेस्ड है चैप्टर पूरा। तो भाई बात करते हैं पहले हम कि इसमें सेट्स हमारे पास क्या होता है ना। सबसे पहले तो व्हाट इज सेट, व्हाट इज सेट। तो सेट की छोटी सी डेफिनेशन है और इस डेफिनेशन पर ये पूरा चैप्टर खड़ा हुआ है। तो डेफिनेशन क्या है हमारे पास, और सेट इज वेल डिफाइंड collection of objects। सेट हमारे पास क्या है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड कलेक्शन, ठीक। वेल डिफाइंड से पहले हम बात करते हैं कि कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स का मतलब क्या है, कि जो आपके पास ये कलेक्शन है, कलेक्शन जो हमारे पास होगी, इस कलेक्शन के हमें चेक करना है कि कलेक्शन कैसी होगी। तो जो कलेक्शन है वो ये है, should not change or vary from person to person। ठीक है, कि जो आपकी कलेक्शन है ये पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होनी चाहिए, तब तो वो कलेक्शन हमारे लिए सही रहेगी। अगर वो कलेक्शन चेंज हो रही है तो उस कलेक्शन को हम सेट नहीं बोल पाएंगे। ठीक, अब वो कलेक्शन ऑब्जेक्ट्स की कलेक्शन की बात की है, ऑब्जेक्ट में कुछ भी हो सकता है, वो पर्सन, किसी का, लोगों का नाम भी हो सकता है। ठीक है, मेज, टेबल, कुर्सी, या कोई नंबर, खाने की चीज़, ठीक है, सॉफ्ट ड्रिंक, कुछ भी हो सकता है आपके पास, जानवर वगैरह कुछ भी हो सकता है। तो जो कलेक्शन है शुड नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। जो कलेक्शन है वो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होनी चाहिए, वो सेम रहनी चाहिए। ठीक, और यही जो हमारे पास लिखा है ना, सेट इज वेल डिफाइंड, कि वो जो कलेक्शन जो है वेल डिफाइंड होनी चाहिए। अब वो क्या है उसको देखते हैं जरा। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मैंने अपनी क्लास से कुछ बच्चों को खड़ा किया, 2 बच्चों को खड़ा किया। ठीक है, एक बच्चे को मैंने खड़ा किया राम, और एक को मैंने खड़ा किया श्याम को। अब इनसे मैंने क्वेश्चन पूछा कि भाई आप खाने में क्या क्या चीज़ें पसंद करते हो। ठीक है, दोनों को सेम क्वेश्चन दिया। अब मान लीजिए राम कहता है कि मुझे तो कढ़ी चावल राजमा ये सब पसंद है। यही क्वेश्चन मैंने श्याम से किया, तो श्याम कहता है जी मुझे तो भिंडी, ठीक है, जब लेडी फिंगर बोलते हो, भिंडी हो गई। ठीक है, कद्दू, जिसे हम हिंदी में सीताफल या फिर पेठा भी बोल देते हैं। ठीक है जी, टिंडे, ये सब चीज़ें पसंद है। तो अब देखिए क्वेश्चन में दोनों को एक ही पूछा था कि तुम्हें खाने में क्या क्या पसंद है, लेकिन जो दोनों की कलेक्शन है, दोनों की जो कलेक्शन है वो डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है ना, तो ये जो हमारे पास कलेक्शन है अगर डिफरेंट डिफरेंट है तो ये सेट नहीं होगी, ये सेट नहीं होगी। ठीक, तो फिर मैंने क्या किया, इनको एक क्वेश्चन और पूछा। क्वेश्चन क्या पूछा मैंने कहा चलो अब आप लोग ये बताओ, अब आप लोग बताओ कि नेचुरल नंबर लेस देन 5। ठीक है, कि 5 से छोटे नेचुरल नंबर क्या होंगे। तो राम बोलने लगा कि सर 1, 2, 3 और 4, ये चारों नंबर जो हैं वो 5 से छोटे होंगे। यही क्वेश्चन मैंने फिर श्याम से पूछा।
तो श्याम ने भी सेम आंसर दिया कि सर 1 2 3 4 5। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में जब मैंने क्वेश्चन पूछा, इस क्वेश्चन में दोनों की जो कलेक्शन वो सेम थी, तो अगर कलेक्शन सेम है तो ये सेट बन जाएगा। क्लियर हुई बात आपको? ठीक, अगर मान लीजिए यही क्वेश्चन मैं आपसे पूछता कि आपको खाने में क्या पसंद है, तो हो सकता है आपकी कलेक्शन इन दोनों से अलग हो। समझ रहे बात को? ठीक है, लेकिन जब ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा कि नेचुरल नंबर लेस देन 5, तो 101% गारंटी दे रहा हूं आप सभी यही 4 नंबर ही बताओगे। ठीक है, तो सेट हमारे पास क्या है, और सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। और वो ऑब्जेक्ट्स कैसे होने चाहिए, कलेक्शन कैसी होनी चाहिए, कलेक्शन शुड नॉट चेंज और वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। कि वो ये ना हो कि अगर आप उस कलेक्शन को किसी दूसरे पर्सन से चेक करवा रहे हो तो वो कलेक्शन को चेंज कर दे। उस कलेक्शन में जो एलिमेंट्स हैं ये वो सेम रहने चाहिए। अगर एलिमेंट सेम नहीं रहते तो भाई वो सेट आपके पास नहीं होगा। क्लियर होगी बात? ठीक है, तो आप वीडियो पॉज करें, इसको नोट करें, उसके बाद हम कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो ये बच्चों कुछ एग्जाम्पल्स हमारे पास हैं। ठीक है, हमें बताना है विच ऑफ फॉलोइंग आर सेट्स, इसमें से कौन कौन से जो दिए स्टेटमेंट दी गई हैं ये सेट होंगी और कौन कौन सी नहीं होंगी। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं भाई। ये आपके पास बता दूं मैं, एक्सरसाइज जो 1.1 है, एक्सरसाइज 1.1, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है ये, उसके मैंने कुछ पार्ट्स लिख लिए, यहाँ पर 7-8 पार्ट हैं, तो कुछ 4 पार्ट मैंने लिख लिए, बाकी आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने के बाद मैं श्योर हूं कि आप वो कर सकते हो। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच ऑफ फॉलोइंग आर सेट्स। इसमें से जो डेफिनेशन दी गई हैं, जो स्टेटमेंट आपको दी गई हैं, इसमें से कौन कौन से सेट हैं और कौन कौन से नहीं, आपने अपना आंसर जस्टिफाई भी करना है। अब देखिए जो पहले है आपकी स्टेटमेंट, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे। भाई एक साल में जो जो मंथ आपके पास जे से स्टार्ट होते हैं उनकी लिस्ट बनानी है आपने। ठीक, आप किसी से भी जाकर के पूछ लो कि भाई जिसको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती हो, क्योंकि जे तो इंग्लिश का अल्फ़ाबेट है ना हमारे पास, कि भाई कौन कौन से ऐसे मंथ हैं, महीने हैं जो जे से स्टार्ट होते हैं, तो हर कोई बता देगा कि भाई जनवरी, जून और जुलाई। किसी से भी जाकर पूछ लो पूरी दुनिया के अंदर, सभी इन तीनों का ही नाम बताएंगे, ना एक कम होगा ना ही एक ज़्यादा होगा। ठीक, तो ये जो कलेक्शन हमारे पास आएगी, ये कलेक्शन पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होगी, इसलिए ये सेट हो जाएगा आपके पास। ठीक है ना बात? सेकंड पर आते हैं, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। इंडिया के आपको 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स के नाम लिखने हैं। अब मान लीजिए वही बात आ जाती है, अगर मैं 2 बच्चों से पूछूं कि आपको कौन कौन से राइटर पसंद हैं, तो डिपेंड करेगा कि वो किस सोच के लोग हैं। ठीक है, कुछ लोगों को जैसे कॉमेडी मूवीज पसंद आती हैं, ठीक है, तो देखते हैं भी कौन सा राइटर कॉमेडी मूवी लिखता है, वो उसकी लिस्ट बना देगा। किसी को लड़ाई वाली मूवी पसंद आती है, वो फाइटिंग वाली मूवीज के लिए लेगा कि कौन सा राइटर है जो ऐसी लड़ाई वाली फिल्में बनाता है। ठीक है, राइटर्स की बात हो रही है। और कुछ को साइंस फिक्शन मूवीज काफ़ी पसंद आती हैं, हालांकि हमारे इंडिया में तो ये बहुत कम बनती हैं, इसलिए हम लोगों का दिमाग लड़ाई की तरफ ज़्यादा रहता है। ठीक है ना, अगर आप कहीं बाहर जाएंगे अमेरिका में, वहाँ साइंस फिक्शन मूवीज ही ज़्यादा बनती हैं, तो वहाँ बच्चों का दिमाग ही साइंस की तरफ है, हमारी तरह नहीं है। ठीक है, तो भाई जो साइंस फिक्शन मूवी है, जिन बच्चों को साइंस फिक्शन मूवी अच्छी लगती हैं, वो राइटर देखेंगे हाँ यार ये इंसान साइंस फिक्शन मूवी बनाते हैं, वो उसकी लिस्ट बनाएगा। तो ये जो आपके पास राइटर की लिस्ट होगी ना, 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, ये लिस्ट पर्सन टू पर्सन चेंज हो जाएगी, है ना, हमारे अपने अपने टेस्ट के अनुसार। तो ये जो हमारे पास कलेक्शन होगी इसको हम सेट नहीं बोलेंगे। क्लियर बात? अब आते हैं थर्ड पर। तो ये पहले वाला हमारे पास सेट है, सेकंड ये सेट नहीं है। अब थर्ड हमारे पास है बच्चों, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। आप जिस भी क्लास में हैं, जिस भी क्लास में हैं, आपको क्या करना है,
अपने क्लास में जितने भी बॉयज़ हैं उनकी कलेक्शन करनी है। कलेक्शन का मतलब ये नहीं कि उनको इकट्ठा करना है, उनके नाम की लिस्ट बनानी है, ठीक है ना। तो अगर आपकी क्लास में से किसी भी बच्चे को ये काम दे दिया जाए कि आप अपनी क्लास के बॉयज़ की लिस्ट बनाएं, तो आप चेक करना हर बच्चे की लिस्ट में सेम ही नाम होंगे। ऑर्डर चेंज हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑर्डर चेंज हो सकता है, लेकिन जितने भी आपकी क्लास में बॉयज़ हैं वो सभी के नाम आएंगे, ना कोई कम होगा और ना ही कोई ज़्यादा होगा, ठीक है ना। अब आप ये मत बोलना कि सर अगर 2 बॉयज़ किसी दिन क्लास में नहीं है तो उनका नाम हम नहीं लिखेंगे, ऐसा नहीं है। कोई प्रेजेंट हो या प्रेजेंट ना हो उससे कोई मतलब नहीं है, क्या उसका नाम आपकी क्लास में है, बस खत्म बात। तो आप उसकी लिस्ट बना लोगे, ठीक। तो ये भी आपके पास सेट होगा। अब आते हैं फोर्थ पर, द कोलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद, ठीक। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मुंशी प्रेमचंद जी ने जो नॉवेल्स लिखी हैं, ठीक है, उनकी कलेक्शन करनी है आपने, तो कलेक्शन कैसे करेंगे हम, नेम वाइज करेंगे, ठीक है। तो अगर किसी भी इंसान से आप कहोगे तो सेम नंबर उसके पास नॉवेल्स होंगी, नंबर ऑफ नॉवेल्स सेम होंगी, ठीक है। सभी का टॉपिक भी एक ही होगा, किसी का भी टॉपिक चेंज नहीं होगा, ठीक। क्लियर होगी बात। क्योंकि मान लीजिए मुंशी प्रेमचंद जी ने कितनी नॉवेल्स लिखी होंगी, 10, 20, 50, 100, ठीक है। तो अगर आप किसी को सर्च करने के लिए कहा जाए कि आप लाइब्रेरी में जाएं और मुंशी प्रेमचंद जी की जितनी नॉवेल्स हैं वो सब उठा लाएं, एक बच्चा उठा लाया, ठीक है, वो देखे भी वापस रख दी, फिर दूसरे बच्चों को भेजा, तो वो भी सभी लेकर के आएगा ना। तो जगह अगर आप लिस्ट भी बनाओगे मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा कौन कौन सी नॉवेल्स लिखी गई हैं, तो उस लिस्ट में कोई भी आउटपुट डिफरेंस नहीं आने वाला है, कलेक्शन चेंज नहीं होने वाली। तो ये भी हमारे पास क्या होगा, सेट होगा, ठीक है बच्चों। तो ये थे हमारे पास कुछ एग्जाम्पल कि सेट क्या होता है और सेट क्या नहीं होता। तो अब हम पढ़ने वाले हैं कुछ ऐसे सेट्स के बारे में जिन्हें हम बचपन से देखते आए हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि उनको सेट भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास बच्चों हैं द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, ठीक है। इसे हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, और नेचुरल नंबर्स को हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं, 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। अब इसे लिखना बच्चों कैसे होता है, कर्ली ब्रैकेट्स में लिखते हैं इसको। आप किसी भी क्लास की बुक उठाकर देख लें, कर्ली ब्रैकेट का ही यूज किया गया है। और इस चैप्टर में हम ये भी पढ़ने वाले हैं कि कहाँ ये कर्ली ब्रैकेट लगानी है, कहाँ ये राउंड वाली ब्रैकेट लगानी है, और कहाँ ये क्लोज वाली ब्रैकेट लगानी है ना, स्क्वायर वाली। तो आगे हमारे पास सेट आता है बच्चों, द सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स। होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं भाई, 0 1 2 3 4 से, ठीक है, अब तो सोन चलता रहता है। फिर हमारे पास आता है थर्ड, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। इंटीजर्स में हमें पता है कि सभी नेचुरल नंबर्स आते हैं, सभी होल नंबर्स भी बोल सकते हैं, लेकिन ये नेगेटिव साइन के साथ भी आते हैं ना। देखो ये 0 से लेकर सारा क्या हो गया, होल नंबर हो गया, 0 से लेकर राइट में आगे तक होल नंबर्स हो गए। अगर हम 1 से चेक करें, ये सारे नेचुरल नंबर्स होंगे। अगर हम 0 से बात करें तो ये सारे हमारे पास यहाँ होल नंबर्स होंगे, ठीक। लेकिन ये भी नेगेटिव साइन भी आते हैं, कौन कौन से, नेचुरल नंबर्स। तो इस सारी कलेक्शन को हम क्या बोल देते हैं, इंटीजर्स। फिर हम पढ़ते हैं बच्चों उसके बाद रेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर्स हमारे पास P अपॉन क्यू की फॉर्म में हम लिखते हैं इसको, और यहाँ पर क्यू हमारे पास क्या होता है, नॉट इक्वल टू 0 होता है। एंड P एंड क्यू आर इंटीजर्स, और P और क्यू हमारे पास क्या होंगे, इंटीजर होंगे। अब देखिए इंटीजर तो हमारे पास 0 भी है, लेकिन क्यू 0 को छोड़ करके बाकी सब होगा, 0 को छोड़ करके बाकी कोई भी इंटीजर वो हो सकता है। अब हम बात करते हैं बच्चों के जेड प्लस। जेड प्लस का मतलब द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। सभी पॉजिटिव इंटीजर्स की हमने बात करनी है। तो नेगेटिव वाले ये हैं 1, इनको छोड़ दो, कौन से बच गए, 0 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन, ठीक है ना। इनको हम क्या बोलते हैं, द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। अब क्यू प्लस का मतलब क्या हो गया, द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर्स, कि ये जो हमारे पास P अपॉन क्यू की फॉर्म में होगा ये पॉजिटिव होगा भाई। अब पॉजिटिव का मतलब एक चीज तो कंफर्म है कि क्यू 0 के इक्वल नहीं होगा, ठीक। अब देखिए कोई P अपॉन क्यू की फॉर्म में है तो ये पॉजिटिव दो तरह से हो सकता है, या तो P और क्यू दोनों ही पॉजिटिव हो,
P एंड Q आर पॉजिटिव इंटीजर्स। या फिर क्या हो सकता है कि P एंड Q आर बोथ आर नेगेटिव इंटीजर्स, दोनों या तो पॉजिटिव हो या फिर दोनों नेगेटिव। अब हम बात करते हैं R की। R हमारे पास क्या होता है, द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। हम रियल नंबर चैप्टर 10th क्लास में पढ़ा है, 9th में भी हमने रियल नंबर्स के बारे में पढ़ा है। रियल नंबर वो होते हैं जिनको आप नंबर लाइन पर प्लॉट कर सको, ठीक है। तो इसको मैंने लिखा है माइनस इन्फिनिटी कोमा माइनस इन्फिनिटी। अभी आपको देखने में अजीब लग रहा होगा कि क्या लिख दिया, और ये राउंड वाली ब्रैकेट यहाँ क्यों लगाई, जैसे मैंने पहले भी बताया। तो इस चैप्टर में हम ही पढ़ने वाले हैं, फिलहाल तो उसको आप इस तरह से देखें। और अब लास्ट में हमारे पास है R प्लस, यानी कि द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। पॉजिटिव स्टार्ट कहाँ से होंगे, जीरो से स्टार्ट होंगे, क्योंकि जीरो से लेफ्ट में सारे क्या हैं, नेगेटिव। तो जीरो से लेके प्लस इन्फिनिटी तक वो सारे हमारे पास क्या होते हैं, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। अब यहाँ भी आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि सर यहाँ दो अलग अलग तरह की ब्रैकेट्स क्यों लगाई हैं, ठीक है। तो ये भी हम अभी पढ़ने वाले हैं, मुझे लगानी पड़ी इस सेट को लिखने के लिए, क्लियर बात। तो इसको अब नोट करें, फिर हम आगे बात करते हैं। लो, जब हम बात करते हैं हाउ कैन वी रिप्रेजेंट अ सेट, है ना, हम एक सेट को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो दो तरीके हमारे पास, एक तरीका है रोस्टर या टेबुलर फॉर्म, इसको आप रोस्टर या फिर टेबुलर कुछ भी बोल सकते हो। और सेकंड हमारे पास है सेट बिल्डर फॉर्म। तो पहले बात करते हैं रोस्टर फॉर्म क्या है, ध्यान से पढ़ना। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर लिस्टेड, सभी की लिस्ट बनाई जाती है। उसके बाद द एलिमेंट्स आर बीइंग सेपरेटेड बाय कोमास, और उनको कोमा लगा करके सेपरेट किया जाता है विद इन कर्ली ब्रेसिस, और कर्ली ब्रैकेट में ही उनको लिखा जाता है। ये डेफिनेशन है इसकी, ठीक। और एक बात और इसमें ऐड कर दूं मैं कि टेबुलर फॉर्म हो चाहे सेट बिल्डर फॉर्म हो, दोनों है तो सेट को लिखने के तरीके ही, सेट को हमेशा कैपिटल अल्फाबेट से ही डिनोट कर दिया जाता है, ठीक। अब क्या है ये, एग्जांपल देखें इसका जरा। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए मैं लिख देता हूं सेट ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 2, ठीक है। अब आप बताएं कि 2 के फर्स्ट 5 मल्टीपल कौन कौन से होंगे, 2, 4, 6, 8 और 10, ठीक है। तो ये 5 ही तो होंगे, जो पहले 5 बताने हैं ना, तो वही मैंने लिख दिया, 2 लिख दिया, 4 लिख दिया, 6 लिख दिया, 8 लिख दिया और 10 लिख दिया, लिख दी, लिस्ट बना दी, और उनको कोमा लगा करके सेपरेट भी कर दिया ताकि अलग अलग दिखें, और उनको इस ब्रैकेट में लिखना है, कर्ली ब्रैकेट्स में, और नाम हमने क्या दे दिया इसको, सेट ए, ठीक। तो कर्ली ब्रैकेट का मीनिंग यही है कि उसमें जो भी एलिमेंट लिखे हुए हैं सिर्फ उन्हीं की बात हो रही है, इसके अलावा हम किसी की बात नहीं कर रहे, ठीक। अब अगर मुझे यही सेट ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 2 को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो, तो सेट बिल्डर फॉर्म क्या कहती है उसको देखते हैं पहले। सेट बिल्डर फॉर्म हमारे पास है ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट, ऑल द एलिमेंट ऑफ अ सेट possesses a single common property, कि जितने भी एलिमेंट होंगे सेट के अंदर उन सभी की एक तो कॉमन प्रॉपर्टी होनी चाहिए जो हमें चेक करनी है, जो हमें पता होनी चाहिए। आगे क्या लिखा है, विच इज नॉट पोसेस्ड बाय एनी एलिमेंट आउटसाइड द सेट, और वो प्रॉपर्टी ऐसी होनी चाहिए जो सेट के बाहर एलिमेंट्स हैं उनमें से कोई भी एलिमेंट उस प्रॉपर्टी को फॉलो ना कर सके। क्लियर होगी बात। अब देखिए हमें क्या था, हमें लिखना है द सेट ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 2, ये लिखना है हमें। तो इस सेट को हम नाम दे देते हैं ए। अब सबसे पहले सेट बिल्डर फॉर्म को लिखने के लिए हमें क्या करना होता है, जितने भी उसमें एलिमेंट्स आएंगे उन सभी को हम मान लेते हैं कि वो सभी एलिमेंट एक्स होंगे, ठीक है ना, एक्स की तरह के होंगे। अब एक्स आपके पास किस तरह से है, 2 का मल्टीपल है, तो मैं एक्स को ध्यान से देखना बच्चों, बहुत ध्यान से।
x को मैं लिख देता हूँ इज इक्वल टू 2n। x किसके इक्वल है मेरे पास? 2n के इक्वल है, ठीक है ना। आपको पता है अगर हमें 2 के मल्टीपल लिखने हो तो हम 2n लिख सकते हैं। n को 0 से मल्टीप्लाई करो, 0 आ जाएगा। 1 से n की जगह 1 रखो, सॉरी n की जगह 0 रखोगे 0 आ जाएगा, 1 रखोगे 2 आ जाएगा, 2 रखोगे तो 4 आ जाएगा, 3 रखोगे तो 6 आ जाएगा, 4 रखोगे तो 8 आ जाएगा और 5 रखोगे तो 10 आ जाएगा, ठीक। अब आपको पता है कि हमें फर्स्ट 5 मल्टीपल चाहिए, तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि n, ध्यान से देखना, n लेस देन इक्वल टू 5, कि जो n की वैल्यू होगी या तो वो 5 होगा या फिर 5 से कम होगी, ठीक। अब देखिए 5 से कम तो 4.5 भी हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन हमें ये पता है कि हम n को 1 पुट कर सकते हैं, 2 पुट कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं और 5 कर सकते हैं, ठीक। अब ये सभी कैसे नंबर दिख रहे हैं आपको? नेचुरल नंबर्स। तो हम यहाँ से क्या लिख देंगे? n इज नेचुरल नंबर, ब्रैकेट में, ठीक है। अब इसको बहुत ध्यान से पढ़ें। सेट का नाम क्या है? A, उसमें एलिमेंट क्या है? x कोलन, ये है ना, और x का मतलब है x इज इक्वल टू 2n है, ठीक है भाई, कोई बात नहीं। और n की वैल्यू क्या होगी? लेस देन इक्वल टू 5, 5 और 5 से छोटी, कुछ भी हो सकता है। और n हमारे पास क्या होगा? नेचुरल नंबर होगा। तो 5 और 5 से छोटे नेचुरल नंबर कौन कौन से होंगे बच्चों? 1 2 3 4 5। n को 1 पुट करोगे 2 आ जाएगा, 2 पुट करोगे 4 आ जाएगा, 3 पुट करोगे 6 आ जाएगा, 4 पुट करोगे 8 आ जाएगा, 5 पुट करोगे तो 10 आ जाएगा। क्लियर होगी बात? दोनों सेट को बहुत ध्यान से देख लो, दोनों इन पांचों एलिमेंट के अलावा कुछ भी नहीं बताते, ठीक है। अब इससे बाहर जितने भी नंबर पड़े होंगे, जितने भी नंबर्स होंगे ना वो इस प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करेंगे, जैसे कि डेफिनेशन में हमें दिया गया, ठीक है। अब देखिए, अब एक एग्जांपल और लेते हैं। ये एक नंबर था, दूसरा ले लेते हैं। सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स लेस देन 5। 5 से छोटे इंटीजर लिखने हैं हमें, तो भाई 5 से छोटे इंटीजर सेट को नाम भी देते हैं। कौन कौन से होंगे? 0 भी होगा, 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, ठीक है ना। और -1, -2, -3 अप टू सोन। क्लियर बात सभी को? ये सभी क्या हैं? 5 से छोटे इंटीजर आ गए। अब अगर इसी को हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? देखिए जरा, x हमारे पास नाम दे दिया, ठीक है। अब जो ये एलिमेंट हैं ये कैसी प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं भाई? ये सभी क्या हैं? 5 से छोटे हैं, ठीक है। तो x को हम ऐसे क्या बोल सकते हैं? n बोल सकते हैं। और n हमारे पास क्या होगा? लेस देन, इक्वल टू नब नहीं आएगा, अब सिर्फ लेस देन 5 आएगा। अगर इक्वल टू आता लिख देते हैं तो फिर 5 को भी लिखना पड़ेगा यहाँ पर, लेकिन हमें क्या बताया गया कि सेट ऑफ ऑल इंटीजर लेस देन 5, कि वो सभी 5 से छोटे होने चाहिए, ठीक है जी। तो 5 से छोटे, और n हमारे पास क्या लिखेंगे? n इज इंटीजर, ठीक है भाई। क्लियर होगी बात सभी को? ठीक है, किसी भी तरह से कोई दिक्कत? अब इसमें एक चीज और सभी नोट कर लें, हमें हर बार इतना बड़ा लिखने की जरूरत भी नहीं है, इसको भी हम छोटा तरीके से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? देखिए, हमने लिखा n इज इंटीजर, मतलब जो हम n यहाँ पुट करने वाले हैं वो हम किस सेट में से लेंगे? इंटीजर के सेट में से लेंगे। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, n, ये ऐसे सी लगा करके बीच में डंडा ई टाइप बनेगा। इंटीजर को डिनोट किससे करते हैं? कैपिटल जेड से। तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि n बिलोंग्स टू, इसका मतलब है बिलोंग्स टू जेड। n किससे बिलोंग करता है? जेड से बिलोंग करता है। जेड मतलब सेट ऑफ इंटीजर्स। तो इसको इसी प्रकार से, इसी तरह से इसको हम क्या लिख सकते हैं? n इज नेचुरल नंबर, तो n किस सेट से बिलोंग करेगा बच्चों? n से, ठीक है। इसका मतलब है बिलोंग्स।
अब ये जो साइन आपके पास बिलोंग्स का, ये हम कहाँ लगाते हैं? अगर एक हमारे पास एलिमेंट ऑफ सेट हो, एलिमेंट ऑफ सेट, और दूसरा हमारे पास क्या हो? सेट, ठीक है ना। अगर ये एलिमेंट इस सेट में है तब हम उनको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब मान लीजिए ये सेट ए है, इसमें आपको कहीं 7 दिख रहा है? 7 नहीं है, तो हम ये बोल सकते हैं यहां से कि 7 डज नॉट बिलोंग टू सेट ए, ठीक है ना। अगर हमें कहा जाए कि 7 डज नॉट बिलोंग टू सेट ए, क्या ट्रू है फॉल्स है? तो हम बोल देंगे बिल्कुल ट्रू है कि 7 सेट ए से बिलोंग नहीं करता, ठीक है ना। तो अगर कोई एलिमेंट सेट से बिलोंग करेगा तो साइन ये आएगा, इसका मतलब है बिलोंग्स टू, और बिलोंग्स नहीं करेगा तो इसका मतलब ये है कि नॉट बिलोंग्स, ठीक है ना, बी से बिलोंग नहीं करेगा। तो ये थी बच्चों हमारे पास चैप्टर नंबर 1 सेट्स की एक्सरसाइज 1.1, ठीक है। इस मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग में कहा था कि बहुत ही प्यार से, बहुत ही ज़्यादा प्यार से आपने समझना है इसको। किसी भी टॉपिक में कहीं पर भी अगर आपको डाउट आए तो वीडियो को पॉज करके दोबारा देखो, ठीक है ना, क्योंकि स्टार्टिंग आपके लिए बिल्कुल नया चैप्टर है, ठीक है। ऑल द बेस्ट।